हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को बातचीत करेंगे 24 अप्रैल के बारे में। 24 अप्रैल हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी तिथि है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, इसलिए इस पर चर्चा करना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो संविधान में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि वर्तमान समय में भी आया है तो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो इसलिए अभी चर्चा करेंगे। अभी करंट का एक और वीडियो कल आएगा, उस पर बाकी जो हफ्ते भर की चीज़ें उस पर चर्चा करेंगे। आज केवल 24 अप्रैल की एक दो जो घटनाएं हैं उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जो 24 अप्रैल है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये जो पंचायती राज दिवस है इसको 24 अप्रैल 1993 से मनाना शुरू किया गया। इसी 24 अप्रैल को 24 अप्रैल 1973 में एक बहुत बड़ा केस हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस भारत सरकार का एक केस था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें भारत के संविधान में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आया था, जो हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी कदम था, जिसको कहा जाता है आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो संविधान की आधारभूत संरचना का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में। तो ये हमारे संविधान के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होता है। तो इन्हीं दोनों घटनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि 24 अप्रैल को एक और बड़ी घटना हुई थी। 24 अप्रैल 1973 को ही सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे ठीक यही डेट है, 24 अप्रैल 1973। ठीक, खैर सचिन के बारे में अलग से चर्चा। हम लोग यहाँ पर संविधान की जो जरूरी चीज़ है उस पर बात करेंगे। पहले इस पर चर्चा करेंगे, फिर केशवानंद भारती केस पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। हालांकि ये दोनों टॉपिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर बस अभी के लिए इसकी जो शुरुआत हुई, इस 24 अप्रैल को मनाने की शुरुआत थी, इसका जो बैकग्राउंड था कि स्वतंत्रता में के समय ही जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय संविधान में, हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ये कहा गया था कि जो हमारी राज्य है, हमारी सरकारें हैं, वो ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में प्रयास करेंगे। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है उसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में पहले से कहा गया था, और स्वतंत्रता के बाद भी सरकार ने इस तरफ कई सारे प्रयास किए। सबसे पहले इसी ग्राम पंचायतों के गठन से के संबंध में एक गुजरात के मुख्यमंत्री थे बलवंत राय मेहता। तो उन्हें बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में 1957 में 1957 में एक समिति बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ये गुजरात के सीएम थे। तो इसी बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट को 1957 में ही एनडीसी जो हमारी थी, राष्ट्रीय विकास परिषद थी, उस राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको स्वीकार भी किया। और इस बलवंत राय मेहता समिति में जो रिपोर्ट दी गई थी इसमें बहुत डिटेल में इन्होंने बताया था कि ग्राम पंचायतों के लिए क्या होना चाहिए। और इन्होंने 3 टियर यानी 3 स्तरीय या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तीनों स्तर में जो पहला स्तर जो होता था, जो निचले स्तर पर उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत होगी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, और जिले स्तर पर होगी जिला परिषद, यानी सबसे ऊपर होगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जिला परिषद। ठीक, मध्यवर्ती स्तर जो होगा, जो मिडिल लेयर होगा, वो होगी पंचायत समिति, पंचायत समिति, और सबसे नीचे जो ग्राम लेवल पर होगा, जो यूनिट लेवल पर होगा, उसको कहा जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक, तो इन्हीं तीनों के बारे में इन्होंने त्रिस्तरीय कहा कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। इसी के तहत काम करना शुरू किया सरकारों ने, और सबसे पहले 1958 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको एक प्रैक्टिकल के तौर पर, शुरुआती तौर पर लागू किया। पहली बार जो पूरे बड़े स्तर पर लागू किया, पूरे संपूर्ण राज्य ने लागू किया, उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान में एक जगह है नागौर, तो उस नागौर से ही, ठीक है, राजस्थान में है, तो इस नागौर से इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया, इनाग्रेशन किया, और राजस्थान पहला राज्य बना कि जब संपूर्ण राज्य में, पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसके बाद 1958 में असम में, तमिलनाडु 1960 में
असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, फिर 1962 में महाराष्ट्र में, फिर बाकी करके धीरे धीरे राज्यों ने इसको लागू किया। लेकिन लागू करने के क्रम में बाद में 1960 के बाद भारत में बहुत सारी समस्याएं आई। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, चीन के साथ युद्ध हुआ, आर्थिक संकट बहुत बड़ा खड़ा हुआ, तो पंचायतों पर सरकारों ने ध्यान थोड़ा कम दिया। हालांकि क्योंकि हमारे संविधान में इस बारे में चर्चा की गई थी, इसलिए सरकारों ने फिर से प्रयास करना शुरू किया और अलग अलग कई सारी समितियां बनी। इसके बाद 1977 में 1977 में अशोक मेहता समिति बनती है। अशोक मेहता समिति बनी, ठीक है। फिर इसके बाद 1985 में GVK राव समिति बनी। 1985 GVK राव कमेटी बनी। फिर इसके बाद 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी बनी। 1986 LM सिंघवी कमेटी 1986 में बनी। फिर 1988 में 1988 थुंगन समिति, ठीक। तो अलग अलग समितियां बनती रहीं। इन समितियों ने समय समय पर अनेक सारे सुझाव दिए, जिसमें LM सिंघवी ने कहा था कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। फिर बाद में जब राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने राज्यसभा में इस पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से पास नहीं हो पाया। फिर बाद में 1992 में इसको हमारे संसद के सदन में प्रस्तुत किया गया और 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1992 इसको पास किया गया। इसको पहले 22 दिसंबर को लोकसभा ने, फिर 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पास किया। 1982 दिसंबर में इसको पास किया गया और फाइनली 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993 इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल 1993 को, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, इसीलिए इस दिन क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इस पंचायती राज व्यवस्था का जो एक्ट आया था, जो अधिनियम आया था, जो 24 अप्रैल को पास हुआ, सबसे पहले इसको लागू करने वाला जो राज्य था वो था MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले इसमें पंचायतों के तहत चुनाव कराए गए थे। अब इसमें क्या किया गया कि जब ये संशोधन किया गया तो इस संशोधन में हमारे यहाँ पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में क्या किया गया कि इसको हमारे संविधान में जगह दी गई, और जगह जो दी गई वो हमारे संविधान का जो भाग 9 है, पार्ट 9। तो संविधान के भाग 9 और भाग 9 का आर्टिकल था, अनुच्छेद है आर्टिकल 243। तो अनुच्छेद 243 में इसको जगह दी गई। और इसमें अगर पॉइंट में अगर जाएं, एकदम डिटेल में जाए कि अनुच्छेद 243 में, क्योंकि इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, तो 243 से लेकर 243O 243 to 243O तक इन पंचायतों के बारे में बिल्कुल विस्तृत चर्चा की गई है। और इसको हमारे संविधान का जो अनुसूची है, शेड्यूल, तो इस 73वें संशोधन से जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो थी अनुसूची 11, ठीक है, शेड्यूल 11 जोड़ा गया। अब इसी अनुसूची 11 और भाग 9 के अनुच्छेद 243O तक इन पंचायतों के बारे में पूरा प्रोविज़न, पूरा प्रावधान किया गया। अब इसके बारे में एक दो खास चर्चा करते हैं कि इसकी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। तो इस 243 से लेकर 243O में जो कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि पंचायतों को, कि इसमें जो पंचायतों का जो चुनाव होगा, तो पंचायतों को ध्यान रखिएगा स्टेट लिस्ट में डाला गया है, राज्य सूची में डाला गया है। यानी अगर पूछा जाए, सवाल सीधे आएगा कि पंचायतें केंद्र सूची में है, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में, तो ध्यान रखेंगे पंचायतें राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में इसको दिया गया है और राज्य सरकार ही इसका रेगुलेशन और इसका विनियमन करती है, ठीक। इसमें SC ST और वुमेन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला सीटों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। आर्टिकल 243D, अनुच्छेद 243D। तो आर्टिकल 243D क्या है?
पंचायती राज में अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। इसी 243 में पंचायती राज व्यवस्था के लिए वित्त आयोग का गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिसको कहा जाता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, जो राज्य वित्त आयोग है, इसके लिए आर्टिकल 243I अनुच्छेद 243I में प्रोविज़न किया गया है कि हर राज्य का, इस पंचायती राज्यों के व्यय के लिए हर राज्य के लिए अलग से एक राज्य वित्त आयोग होगा और इन पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना भी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इसके लिए आर्टिकल 243K ये बताया गया है। ठीक है, यानी पंचायतों में जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो किस में बताया गया है? आरक्षण, आर्टिकल 243D। राज्य वित्त आयोग का गठन 243I, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243K। ठीक, अब इसमें कहा गया है कि इन जो पंचायतें हैं, पंचायतों को अलग अलग शक्तियां दी गई। तो ध्यान रखिएगा, पंचायतों को जो टोटल पावर्स दी गई है, जो कुल शक्तियां दी गई हैं, वो 29 शक्तियां हैं, यानी 29 यानी 29 सब्जेक्ट्स पर ये कानून बना सकते हैं। और ये जो 29 शक्तियां दी गई हैं, ये आर्टिकल 243G में, अनुच्छेद 243G, जी यानी हिंदी में अगर कहें 243(6), इसमें चर्चा की गई है। और इसमें कहा गया कि पंचायतों को कुल कितने विषय दिए गए हैं? 29 सब्जेक्ट्स, 29 विषय दिए गए हैं। इन्हीं 29 विषयों पर जो शक्तियाँ दी गई हैं, 29 विषयों में तालाब है, तो मछली पालन है, तो पशुपालन है, तो अलग अलग शक्तियाँ दी गई। उन्हीं शक्तियों पर पंचायतें कानून बनाएंगी। ठीक, अब ये तो ठहरा कुछ संवैधानिक प्रावधान। संविधान में आपको बताया कि इससे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर से आपको रिपीट कर दें, जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये जो कमिटीज़ आप देख रहे हैं, इन कमिटीज़ का सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पर बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता, फिर GV राव, फिर LM सिंघवी, फिर थुंगन कमेटी। किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? 73rd अमेंडमेंट से। कब जोड़ा गया? 1992 में। और इस 1992 का जो 73rd अमेंडमेंट था, इसको लागू करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश था। और इसको जो है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में दिया गया, पार्ट 9 में, आर्टिकल 243 से 243O। इसमें रिजर्वेशन की बात कही गई। रिजर्वेशन 243D में कहा गया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, आर्टिकल 243I। और राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, 243K। और इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, 29 शक्तियाँ दी गई। डायरेक्ट इतना ही पूछा जाता है कि पंचायतों को कितनी शक्तियाँ दी गई हैं? 29। ठीक, चलिए, अब ये तो फैक्ट के लेवल पर कुछ बात हो गई। अब थोड़ा सा आइडिया लिया जाए कि क्यों बना, किन परिस्थिति, क्यों आखिरकार इन पंचायतों की इतनी आवश्यकता है। इनकी आवश्यकता इसलिए है कि हमारा जो भारत है वो बहुत विविधता वाला है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग हैं, लोगों की भाषा, बोली, विचार, रहन सहन, ज़रूरतें, आवश्यकताएँ, समस्याएँ सब अलग अलग हैं। भारत में ही मौसी नाम जैसे क्षेत्र हैं। मौसी नाम है चेरापूंजी है, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत में ही लेह लद्दाख है, जैसलमेर है, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। भारत में कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है। अरुणाचल प्रदेश है, तो सिक्किम है, तो उत्तराखंड है, तो जम्मू कश्मीर है, तो हिमाचल प्रदेश है। और दक्षिण भारतीय राज्य है जैसे जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती, कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं पानी एक समस्या है, पानी का ज़्यादा होना, कहीं पर पानी का न होना एक समस्या है। तो इस भारी डाइवर्सिटी में अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग लोग हैं, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। कि जहाँ पर बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे राज्य हैं, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व पर स्क्वायर किलोमीटर 1000 से ज़्यादा है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 17 है, पूरे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रह रहे हैं। तो इतनी हाई डाइवर्सिटी जो इस देश की है, अब सोचिए विविधता इतनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा एक और आंकड़े से आप लगा सकते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए, जिलेवार, तो भारत का सबसे जो मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर है 37,346, 37346। अब 37,000 से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है। दूसरे नंबर पर चेन्नई है, चेन्नई की पॉपुलेशन डेंसिटी 26,902। और वहीं पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश का जिला है
वो है दिबांग वैली। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की एक ज़िला है। दिबांग घाटी की पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर है 1। जम्मू कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट है, सांबा जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर है 2। अब सोचिए देश का एक ज़िला ऐसा है जहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कहीं 26,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 37,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। वहीं पर एक ज़िला ऐसा है जहाँ पर कहीं 1 आदमी रह रहा है, कहीं 2 आदमी रह रहा है। तो इनकी जहाँ पर 1 आदमी रह रहा है और जहाँ 26,000 आदमी रह रहा है, तो उनकी ज़रूरतें और उनकी समस्याएं अलग होंगी। तो इसलिए पहले क्या होता था, केंद्र सरकार एक योजना बना रही है, पूरे देश में एक तरीके से लागू की जा रही है। वो कैसे संभव है? इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग सबकी समस्याएं। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यूनिट माना गया किसको? गाँव को, कि गांव को ही इकाई बनाएंगे, राज्य को नहीं, गांव को इकाई बनाएंगे। जिस गांव की अपनी जो समस्या होगी उसके हिसाब से गांव उसका उस समस्या का चयन करेगा, उसके हिसाब से योजना बनाएगा, उसको कुछ टैक्स कलेक्शन की पावर देगी और जो पैसा कम होगा सीधे सरकार उसको पैसा देगी, ताकि अपने गांव के विकास की योजना वो खुद तैयार करे और खुद उस पर इम्प्लीमेंट करे। अब देश में 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं। अब हर एक गाँव के लिए सरकारी योजना नहीं बना सकती। तो ये निचले स्तर पर योजना बनेगी और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, वो सेंट्रलाइज था, या नीति आयोग है सेंट्रलाइज है, ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी सेंट्रल योजना बताएगी और राज्य या जिले स्तर पर या गांव स्तर पर लागू किया जाएगा। जबकि पंचायतों में क्या है, निचले स्तर से शुरू होता है कि गांव ही अपनी समस्या के समाधान के लिए, भाई बाढ़ आ रही है तो बांध बनाएंगे, पानी नहीं है तो उसके लिए नाली बनाएंगे, नाला बनाएंगे, तालाब खोदेंगे, सड़क बनाएंगे, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से काम करेंगे। उनको कुछ फंडिंग दी गई और सरकार पैसा देती है, ताकि अपने ज़रूरत के हिसाब से योजना वो खुद तैयार करें, ताकि हर छोटे मोटे काम के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ना आना पड़े। तो इसमें राज्यों को जिम्मा दिया गया है कि हर 5 साल बाद इन पंचायतों का चुनाव कराएंगे। उनको संवैधानिक शक्तियाँ दी गई प्रधानों को और 3 स्तर पर इनको बनाया गया। ठीक, चलिए, तो ये तो था हमारा पंचायती राज से जुड़े हुए कुछ संवैधानिक और खास बातें। हालांकि ये इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो पॉलिटी का टॉपिक आएगा तो डिटेल में चर्चा करेंगे उस पर। ठीक, दूसरी चीज़, फैक्ट जो था वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज़, थोड़ा केशवानंद भारती जी के बारे में बात कर लें। केशवानंद भारती जी का मामला इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे संविधान को लेके एक संकट खड़ा हो गया था। संकट खड़ा होने का मतलब है कि जैसे हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 ये संसद को शक्ति देती है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति है। ठीक, यानी संसद के पास इस आर्टिकल 368 के तहत ये पावर होता है कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर दें तो कर सकते हैं। अब देखिए, संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हमारी लोकसभा होती है जहाँ से सरकारें बनती हैं। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। ठीक, अब ये भी संविधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। अब आर्टिकल 368 कहता है कि संसद को, यानी संसद में सरकार चलती है, सरकार के पास ये शक्ति है कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं। तो सीधे इस 368 की शक्ति का प्रयोग करे सरकार, और जहाँ पर ये 5 साल लिखा है, इस 5 को बदल के 15 कर दे कि भाई लोकसभा कार्यकाल 5 साल नहीं, कितना होगा, 15 साल होगा। तो जो 2019 में चुनाव हुआ तो अगला लोकसभा का चुनाव कब होगा? 2034 में। अब इतने दिन जो सरकार है वही रह जाए, तो जब संशोधन करना ही है तो 15 क्यों, 25 ना कर दो, 25 क्यों, 5 के आगे 0 बढ़ा दीजिए, 50 कर दीजिए, तो अगला लोकसभा का चुनाव 2069 में हो जाए। फिर तो जो सरकार है तानाशाही ऐसे ही आ जाएगी। तो यही पहले होता था कि इंदिरा गांधी के समय तक ये झगड़ा चला। इंदिरा गांधी ने खूब संशोधन किए थे अपने मन से कि सरकार को संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन इसका मतलब क्या है, कुछ भी बदल देंगे, संविधान का नाम ही चेंज कर दें, तो तब तो नहीं चल पाएगा व्यवस्था। यही पहले होता था। हालांकि अभी 5 से 50 तो नहीं किया गया था, लेकिन संशोधन करके 5 से 6 जरूर कर दिया गया था। तो इसी समस्या को देखते हुए कि भाई सरकार संशोधन कर सकती है, लेकिन कितना, कि संविधान क्योंकि हमारा बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी चीज़ है, जो देश उसी से चलता है, तो संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच के बनाया था और उसी सोच के 368 भी लिखा। तो उसी में केरल के एक संत थे केशवानंद भारती, उन्हीं को अपने मठ का विस्तार करना था। सरकार ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट था, उसके तहत केस किया। सरकार के उनको रोका, वो हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में यही तारीख थी 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें 13 जजों की बेंच में थी
ठीक है, ये हमारा ऐतिहासिक था। संवैधानिक पीठ अब तक की सबसे बड़ी पीठ है ये 13 जजों की, और इस 13 जजों की जो बेंच बैठी थी इसमें जो डिसीजन आया था 7-6 की मेजोरिटी से आया था। सोचिए 7-6 मेजोरिटी से फैसला आया था, बिल्कुल बराबरी की टक्कर थी। और इसी 7-6 के बहुमत से जो फैसला आया, इसी में कहा गया कि संविधान का एक फैसला दिया गया कि एक मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा, मूल ढांचा है, यानी संविधान निर्माताओं ने जिस सोच के साथ संविधान बनाया था, 368 सरकार को शक्ति देती है कहीं भी संशोधन करें, लेकिन वहाँ न करें कि जिससे इस संविधान का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाए, उस सोच के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये जो आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ये इसी केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में आया था। अब इसमें मूल ढांचा है क्या कि जैसे आज आपको कहा जाए कि सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो है, ये हमारे संविधान के मूल ढांचे में। अब कल को कहे कि नहीं सरकार इसको 368 के तहत संशोधन कर दे, भारत एक हिंदू राष्ट्र है या भारत किसी और धर्म का राष्ट्र है, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, अब इसी मूल ढांचे में है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी यानी 5 साल बाद चुनाव होंगे तो होंगे। अब सरकार कह दे नहीं चुनाव 10 साल बाद होंगे, नहीं हो सकता। ठीक, या समाजवाद, सोशलिज्म, समाजवाद भी हमारा क्या है, एक मूल ढांचा है कि कल को सरकार कहें पूंजीवाद कर दें, वो नहीं कर सकते। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, तो ये संविधान की सर्वोच्चता भी हमारे संविधान का क्या है, मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर। सरकार कहें कि हम भागवत गीता को सर्वोच्च बना देते हैं, अब गीता के हिसाब से चलेगा या रामायण के हिसाब से चले, रामराज हम कर दें, तो नहीं हो सकता। ठीक, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, यानी इस 73 का जो केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का फैसला था, इसने सरकार की जो संशोधन करने की शक्ति, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करने की पावर थी, उसको कम कर दिया कि अब एक लिमिट से ज़्यादा चेंज आप नहीं करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन जो बेस है, मेन चीज़ है, यानी ऊपर से आप डेंटिंग पेंटिंग तो कर दीजिए, लेकिन जो बेस है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसे कहा जाता है मूल ढांचे की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो किस फैसले में आया था, केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए, हालांकि ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है, ये पूरा अभी बहुत लंबा टॉपिक है। जब पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये दोनों चीज़ें 24 अप्रैल को हुई थी, इसलिए इस पर चर्चा की, और करंट अफेयर्स का वीडियो हम लोग कल देखेंगे जिसमें पूरे हफ्ते की सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।